नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी जानकारियां जो शायद आज तक आपके पास नहीं पहुंची या इवन पहुंची भी होंगी तो आपने उन पर ध्यान नहीं दिया होगा। आपके अंदर आयुर्वेद, प्रकृति के तमाम वो वरदान जो हमें प्रकृति से मिले हैं उनके बारे में सटीक जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। आयुर्वेद के प्रति रुझान आपका बढ़े, इसके लिए प्रयास करते हैं और आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, यही हमारा प्रयास रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हम आप सभी को इसीलिए बार बार इस कार्यक्रम में कई ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए सिर्फ उपयोगी ही नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के लिए लाभदायक भी होती है। यानी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के तौर पर हम क्या कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को हम रोगों से कैसे मुक्त रख सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आप तक हम पहुंचाते हैं ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। कुछ समस्याएं इस तरीके की हैं जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में होती ज़रूर हैं लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, और वही समस्या जिनको ध्यान नहीं दिया गया या चूक की गई, लापरवाही की वजह से वो समस्या रोग का रूप ले लेती है और फिर हमारे पास परेशानी के अलावा कुछ नहीं होता और हम परेशान भी होते हैं, पैसा भी खर्च होता है चिकित्सा में और समय भी व्यस्त होता है हमारा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए हमें क्या कुछ उपाय करते रहना चाहिए, या कभी जब शुरुआत होती है रोग की तो उसी दौरान यदि हम इन घरेलू नुस्खों को आजमा लें तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी समस्या में जाने से बच जाते हैं। ऐसे ही एक विषय पर हम आज के इस कार्यक्रम में भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ उनको आप लिख ज़रूर लें, और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएँ, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दाद को लेकर। दाद बताया जाता है कि दाद एक ऐसा रोग है जो एक बार हो जाता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता ही है, घटने के बजाय वो बढ़ता ही है। हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, कुछ लोशंस आते हैं मार्केट में लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर दाद किस प्रकार का रोग है और ये कितने प्रकार का हो सकता है, और या इससे अगर नुकसान होता है तो क्या क्या खामियाजा होता है? देखिए, दाद ज़्यादातर पैर में और टांगों पे होता है। अच्छा। और ये दो किस्म का, एक खुश्क है, एक रेशेदार। अच्छा। पस निकलते जी। और इसमें जब खुजा होना शुरू हो जाए तो खुजा करते करते खून निकल जाता है, परंतु खुजा मिटने का नाम नहीं लेती। और जिसको एक बार दाद हो जाए वो सारी उम्र उस दाद से जूझता रहता है। उसका उपचार पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब आदमी थक जाता है तब मेरे पास आते हैं। नाड़ी परीक्षण में जब मैं उनको कहता हूँ कि आपको ये बीमारी इतने साल पुरानी है और ये परहेज है, परहेज करते तो दवाई लो, परहेज नहीं करते दवाई मत लो। जो परहेज करके दवाई खाता है वो दाद चाहे कितना पुराने से पुराना 1 महीने बिल्कुल टोटली समाप्त हो जाता है। और जिसको महीने 2 महीने से दाद हुआ है उसका तो ज़्यादा ज़्यादा हफ्ता लगता है। तो जो नुस्खा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, और कभी भी कोई दाद वाला आदमी आपको मिल जाए उसको नुस्खा बता के उससे अपनाएं तो आपको आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा कि आपने मेरे को शांति दी, भगवान आपको
भी ऐसी समझती है। दाद को मिटाने के लिए नीम के पत्ते, काली मिर्च, छोटी पीपल, तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें पीस करके चटनी बना दें और इसमें थोड़ी लस्सी मिला दें। लस्सी खट्टी होनी चाहिए। और इसके जितने हिस्से में दाद है उस हिस्से में जैसे मेहंदी का लेप करते ऐसे लेप कर दें। लेप सूखने के बाद जैसे जैसे लेप सूखेगा वैसे वैसे दाद जो है ख़त्म होता जाएगा। जैसे अभी आपने लेप किया 4 घंटे उसने सूखने में ले लिया, 5 घंटे सूखने में ले लिए, उसके बाद दूसरा लेप कर दो, उस लेप को उतार दो। ऐसे 3 या 4 लेप प्रतिदिन करने पड़ते, चाहे कितना पुराने से पुराना दाद है। 1 महीने में हमेशा के लिए ऐसे समाप्त होता है जैसे हम सपना देख रहे थे कब शरीर में दाद था। जो आपके शरीर की चमड़ी जैसी है उससे भी वहाँ की चमड़ी और ज़्यादा मुलायम और साफ होती है, क्योंकि काली मिर्च, पीपल, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते और छाछ, ये मिल करके जो दाद के कीटाणु हैं इनको ऐसे नष्ट करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। यदि रोग के कीटाणु नष्ट हो गए तो रोग कहाँ से होगा? बिल्कुल। तो ज़्यादा लंबा उपचार नहीं होता, परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि दाद है, चम्बल है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, इसमें नमक आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ता है। नमक किसी किस्म का नहीं लेना पड़ता जितने दिन उपचार होता है। जब आपका रोग समाप्त हो जाए तो उसके भी 1 महीने के बाद परहेज खोला जाता है। अब रोग के अनुसार इसमें खान पान की बड़ी बंदिश है। दाद वाले का नमक बंद करके रोटी जो खानी है वो सिर्फ चने की खानी है। पहले चने को धो करके अच्छी तरह सुखा लें। सुखाने के बाद इसको छिलके के साथ आटा पिसा लें। अब जितनी आपको भूख है उतना इसमें से आटा ले लें और जितना आपका आटा उतना ही इसमें लाल रंग का या सफ़ेद रंग का प्याज कद्दूकस करके मिला दें। अब इस आटे को आप सख्त गूंद करके खुले पानी में डबो दें और इतने में आप जो आपने दही जमा के रखा है तो उसमें भी आप इसकी रोटी को मसल करके खाते हुए भी ले सकते हैं। नहीं तो फिर आप गाय का दूध ले लें। जब रोटी आपकी बनानी है तो पहले उस आटे को उस पानी में से निकाल के दोबारा गूंदें। अब जो सख्त आटा रखा था वो मुलायम हो गया। अब ये रोटी आपकी ऐसे बनेगी जैसे मक्की की रोटी होती है और रोटी को अच्छी तरह सेक करके पका करके आप दूध के अंदर इसको डाल दें थाली में और इसको मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। इसके साथ लहसुन, प्याज, अदरक का रस गर्म पानी में मिला करके इसके खाते खाते 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि जो आपने रोटी बनाई इसकी ग्राइयाँ खानी आपने चूर करके, तो ग्राइयाँ खाएंगे तो सूप जैसा पी लें। जैसे 2-3 घूंट आपने सूप के पिए, 2 घूंट पानी पी लिया, फिर 2-3 घूंट सूप के पिए, 2 घूंट पानी पी लिया। पानी पीने में
और खाना खाने में 1 घंटे का समय लगाना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। और रोटी हमेशा ज़मीन पे बैठ के खानी है, चारपाई पे कुर्सी पे बैठ कर खानी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और खाना खाते समय यदि आप 2 गिलास पानी पीते हैं तो एक तो आपका खाना बड़ी जल्दी पचेगा, और ये प्याज जो आपने चने के साथ रोटी मिला के खाया, ये प्याज अंदर जाके जो भी खून के अंदर कीटाणु थे कहीं भी उनको ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। मेरा नाम मोहित सिंघल है, मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती ही गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, फिर मैंने, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ, तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें, पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। मेरा नाम के शर्मा है, मेरी उम्र 45 वर्ष है। मैं काफ़ी बीमार चल रहा हूँ। पहले मुझको बुखार आया था, उस बुखार के तुरंत बाद मुझे मालूम चला कि मेरे लंग्स में पानी भर गया है, और मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। भर्ती हो के बाद फिर जितनी भी रिपोर्ट्स आई सारे में टीबी का नेगेटिव था, और कुल मिला के जो भी रिज़ल्ट आए उसमें यही पाया गया कि आपको टीबी नहीं है, लेकिन पानी का लेवल है वो बराबर बढ़ रहा था। मेरे को सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते मेरी सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मैं बात करने लायक नहीं होता था। फिर मैंने टेलीविज़न में गुरुजी का प्रोग्राम देखा। उस प्रोग्राम को देखने के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स लिया। यहाँ पर मेरा 1 महीने से इलाज चल रहा है। इस इलाज के दौरान मैंने ये देखा है कि मेरा जो सांस जो इतना ज़्यादा चढ़ जाता था, मैं बोल भी नहीं पाता था। जैसे आप अब मुझे देख रहे हैं, मैं इस लेवल पे भी बात नहीं कर सकता था। एकदम से सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाती थी कि मुझे एकदम चुप होना पड़ता था। अब मैं जितना भी बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर ये फ़र्क आप देख रहे हैं। इसके अलावा मैं वॉकिंग करते वक्त भी मेरे को काफ़ी सांस चढ़ जाती थी, और पानी का लेवल था वो लगता था कि वो काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने देखा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और लेवल जो पानी का है वो कम लगता है मुझे। और गुरुजी से अभी मेरी बात हुआ है, उन्होंने बोला है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। और एज ए होल मैं समझ रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरे अंदर परिवर्तन हुआ है, और ये बीमारी है काफ़ी कम हो रही है। फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। अनिता यादव। अनीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली। अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? थोड़ा ज़ोर से बोलें, आवाज़ कम आ रही है। अच्छा, जी। यूरिन में मतलब जहाज बताते हैं, यानी बॉडी से प्रोटीन बाहर निकल रहा है। जी, प्रोटीन बाहर निकलता है, और ऐसी समस्या है इनके साथ। देखिए, प्रोटीन बाहर आने का एक कारण, इसके 3-4 कारण होते हैं, और नाड़ी परीक्षण के बाद पता लगेगा कौन सा कारण है, और दवाइयाँ दी जाती है। प्रोटीन आना 3 दिन में समाप्त हो जाता है, परंतु यहाँ आने का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना।
सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है। बिल्कुल, तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है नंद किशोर जी हैं, और नंद किशोर जी ने अपना सवाल भेजा है मथुरा उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाहते हैं इनके साथ प्रॉब्लम है, इनके जो चेहरे की स्किन है वो काली पड़ती जा रही है धीरे, यानी डार्क होती जा रही है। हालांकि कुछ समय पहले इन्हें बुखार हुआ था और वो बुखार लगभग इनके 10 दिन तक चला था, और उसके बाद से ही इनका जो चेहरा है या जो शरीर का जो कलर है वो डार्क होता जा रहा है। हालांकि बुखार और तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं हो रही है। देखिए, एलोपैथिक दवाइयाँ हर एक आदमी को माफक नहीं आती हैं। अब आपने बुखार में एलोपैथिक दवाई लाजमी खाई है, उसका साइड इफ़ेक्ट है जो खून के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन है, उसका कारण है। अब टीवी के माध्यम से उपचार करने का नहीं है, ना टीवी के माध्यम से मैं किसी का उपचार करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगे दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, और जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन तो आपको शरीर के अंदर कम से कम 10% का आराम मिलेगा, और 15 दिन की दवाई में आपके चेहरे पे जो रंग बदलता जा रहा है उसमें परिवर्तन आएगा, और पेट भी ऐसे साफ होगा सुबह जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते हैं। जितना पेट आपका नॉर्मल साफ होगा, जितनी पाचन शक्ति ज़्यादा काम करेगी, उतना ही आपका खून साफ होगा, उतना ही रंग भी साफ होगा। फिलहाल एक और दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है जी। अपना शुभ नाम बताइए। कह रही हूँ, मेरा नाम साकिया बानो है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रिसिया से, बहराइच के पास। बहराइच जी। अपना जी, आपका जो भी सवाल है, जो समस्या है वो गुरुजी के सामने आप रख सकते हैं। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे बच्चे नानी में सूजन है और पीरियड जो है 20 दिन 25 दिन पहले ही आ जाता है, समझ नहीं आता, साफ नहीं होता है, सर चकराता है, मतली भी होती है और पूरी जिस्म में खुजली होती है, और दर्द भी नाक के नीचे से पूरा दर्द होता है पेट में। नाभि के नीचे दर्द भी रहता है, मासिक धर्म की अनियमितता है, और इस तरीके की समस्याएं हैं। देखिए, आपने को एलोपैथिक दवाई ज़्यादा खा ली है जिसका साइड इफ़ेक्ट पड़ा है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवों से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियाँ आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन आपको 10 से 15% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना, नाड़े वाली सलवार पहननी, कहीं उसमें भी प्लास्टिक डाल रखा है तो भी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। यदि आपने साड़ी पहन रखी तो भी नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। औरतों का नाड़ी परीक्षण उनका होता है जो कमीज सलवार पहन के आती हैं और सलवार में भी नाड़ा हो, जिसमें प्लास्टिक डाल रखा है उसका नाड़ी परीक्षण नहीं होता। तो बिल्कुल स्वस्थ विचार आश्रम के विषय में गुरुजी ने बहुत ही आपको स्पष्ट तौर पर चीज़ें समझाई हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। जो स्वस्थ विचार कार्यक्रम है, इस स्वस्थ विचार कार्यक्रम को आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी चैनल को अपने टेलीविज़न पर ट्यून करने के लिए आज ही अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता यदि आप एक केबल ऑपरेटर को चाहिए तो उसके लिए जो स्क्रॉल नीचे चल रहा है उसमें तकनीकी सहायता के लिए एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं और पूरी तकनीकी सहायता आपको प्रदान की जाएगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।